दोस्तों, इस देश को आजाद कराने वालों ने कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि जिन सिंबल्स और नारों को लेकर वो अंग्रेजों से लड़ रहे हैं, कल को आजाद होने के बाद हमारे देश की राजनीति उन्हीं चीजों पर बवाल करेगी। इस इंडिपेंडेंस डे एक प्रोग्राम में जिस तरह सोनिया गांधी और राहुल गांधी के मौजूदगी में जो बवाल हुआ और जिस पर पूरे कांग्रेस पार्टी ही एक तरह से पूरा वंदे मातरम गाने से मना कर रही है, इसने कई सवाल खड़े किए। आइए इस पे बात करते हैं। दोस्तों, वंदे मातरम का हालिया कानून या गाइडलाइंस के बाद से एक अजीब किस्म का राजनीतिक बवंडर खड़ा हो गया। पहले जान लेते हैं कि ये कानून और गाइडलाइंस है क्या। जय भारत, वंदे मातरम। फरवरी 2026 में संसद के बजट सेशन में प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट्स बिल 2026 पेश हुआ और दोनों हाउस में पास भी हुआ। मार्च 2026 में प्रेसिडेंट की मंजूरी मिलते ही अब ये ऑफिशियल एक्ट बन गया और गैजेट नोटिफिकेशन के साथ पूरे देश में लागू हो गया। ऐसा समझिए कि वंदे मातरम को अब जनगण मन के बराबर की वीआईपी लीग में डाल दिया गया है। दोनों का लीगल ऑरा अब सेम है, यानी जैसे जनगण मन है वैसे ही दर्जे का अब वंदे मातरम भी हो चुका है। ऑफिशियल या पब्लिक इवेंट्स में अगर वंदे मातरम बज रहा है तो फोन स्क्रॉल करना या लेटे रहना मना है। अटेंशन में खड़ा होना मैंडेटरी है, अनलेस वो किसी मूवी या डॉक्यूमेंट्री का सीन हो। 1971 के ओरिजिनल एक्ट की धारा 3 में अमेंडमेंट कर राष्ट्रगीत वंदे मातरम को शामिल किया गया। इसके तहत राष्ट्रगीत के लिए जानबूझकर डिसरिस्पेक्ट दिखाना या उसके गाने के दौरान डिस्टर्बेंस क्रिएट करना क्राइम की कैटेगरी में आता है। अब यहां पर अगर कोई इंडिविजुअल जानबूझकर वंदे मातरम के गाने को रोकता है या गा रही असेंबली या ग्रुप में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है तो उसे ज्यादातर 3 साल की जेल, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। अगर कोई इसी क्राइम में दोबारा कन्विक्टेड पाया जाता है तो कानून की धारा 3A के तहत कम से कम 1 साल का मैंडेटरी इम्प्रिजनमेंट भुगतना होगा उसे। अब 15 अगस्त 2026 को कांग्रेस हेडक्वार्टर्स इंदिरा भवन में ऑर्गेनाइज इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन के दौरान राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गाने को लेकर एक बड़ा सियासी बवाल खड़ा हो गया। भाजपा नेताओं और आईटी सेल ने इस इवेंट का वीडियो शेयर करते हुए कहा कि इवेंट में जब पूरा वंदे मातरम गाना बजाया जा रहा था, गाया जा रहा था, तब सोनिया गांधी ने अनकंफर्टेबल होकर उसे रोकने का इशारा किया। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा नेताओं ने पब्लिक अपॉलॉजी की मांग की, जबकि दिल्ली, वाराणसी और कर्नाटक में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ पुलिस शिकायतें भी दर्ज कराने की मांग की गई। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने साफ किया कि वंदे मातरम रोकने की कोई कोशिश नहीं की गई थी। यहाँ कोई रोकने का प्रयास नहीं था, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस अध्यक्ष खड़े हुए थे। सोनिया जी कह रही थी उनके लिए कुर्सी लाके रख दो, बस। जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस के कार्यक्रमों में 1937 की सीडब्ल्यूसी के प्रोविजन के अनुसार ही राष्ट्रगीत की शुरुआती लाइंस गाने की पुरानी परंपरा रही है, जिसे फ्रीडम फाइटर्स की सहमति से तय किया गया था। पवन खेड़ा और अशोक गहलोत जैसे सीनियर लीडर्स ने कहा कि आजादी के आंदोलन में वंदे मातरम का नारा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लाठियां खाकर बुलंद किया था और भाजपा केवल असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कंट्रोवर्सी पैदा कर रही है। लेकिन असली बवाल और कमाल तो इसके बाद हुआ। कांग्रेस के नेताओं ने बोलना शुरू कर दिया कि वंदे मातरम में ऐसे कई सारे शब्द हैं जो देश को बांटने वाले हैं, वायलेंस क्रिएट करेंगे और प्रोवोकेटिव हैं ये शब्द। पहले जो 2 छंद हैं वो देश के वंदे, हमारे जो भारत है उसके गुणगान के हैं, और बाद के अंदर लड़ाऊ और भड़काऊ है। इसलिए हम कांग्रेसियों की और कांग्रेस की जिम्मेदारी है कि हम सबको साथ लेके चलें, सबको सम्मान करें, सबको अवसर दें। इसके बाद वीडियो सामने आया जहां पर राहुल गांधी माइक पर बोलते हुए भी पाए गए। ऐसा बोला जा रहा है कि हम यहां वंदे मातरम नहीं गाते। बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने तो इसको सीधे बंगाल के गौरव बंकिम चंद्र चटर्जी के अपमान से जोड़ दिया। भाई साहब, मैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का फैमिली की ओर से सौमित्र चट्टोपाध्याय जी ने जो खत भेजा, अभी तक सोनिया जी की ओर से, कांग्रेस की ओर से इसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं आया है। कांग्रेस के बोटी बोटी एक्सपर्ट इमरान मसूद ने तो साफ बोल दिया कि वो वंदे मातरम गाएंगे नहीं गाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं। मेरा संवैधानिक अधिकार है। वहीं सीपीआई के नेता इसको आरएसएस और भाजपा का गीत बता दिया उन्होंने, जिसे कांग्रेस कह रही है कि लाठियां खाकर भी गाया गया था। बताओ। वंदे मातरम is the national anthem for Savarkarites, for Godsites, for RSS. कांग्रेस के सेवा दल चीफ राजन घाटे ने तो और बड़ी बात बोल दी कि वंदे मातरम देश को कांग्रेस की देन है और अभी तो पूरा वंदे मातरम जो गाया जा रहा है वो बाद में जोड़ा गया। आज की तारीख में अगर हम लोग ने देखा जाए तो दो कड़वे ही वंदे मातरम का है, असली है, और बाकी सब बाद में वो डाला है। भाई लॉजिक मत ढूंढिए, आप बस इनकी बात सुनिए और सोचिए। वंदे मातरम कोई आज की क्रिएशन नहीं है, ये वो गीत है जिसे आजादी के समय पूरे देश ने सहर्ष स्वीकार किया था। अगर कांग्रेस ये दावा करती है कि उसने देश को आजादी दिलाई और फ्रीडम स्ट्रगल के सारे आइडल उसी की धरोहर हैं, तो आज उसी धरोहर से इतनी चिढ़ क्यों है बताइए। कई एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कांग्रेस अगर यही मानती है तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस कौन थे, भगत सिंह कौन थे, खुदीराम बोस कौन थे, रानी लक्ष्मीबाई कौन थी, तात्या टोपे कौन थे, मंगल पांडे कौन थे, ये सब तो कांग्रेस ही नहीं थे। तो क्या इन लोगों ने देश को आजाद कराने के लिए अपनी जान नहीं गंवाई बताइए।
जब कांग्रेस के पुराने कन्वेंशंस में इसे पूरे सम्मान के साथ गाया जाता था, तो आज इसमें क्या बदल गया? क्या समस्या केवल इतनी है कि आज देश में भाजपा की सरकार है, इस वजह से प्रॉब्लम है? अगर पहले इसके सिर्फ 2 अंतरे गाए जाते थे और आज पूरे ओरिजिनल 6 अंतरे गाने की बात हो रही है, तो इसमें देश का कौन सा नुकसान है, बताइए? कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये विरोध देश के इतिहास का नहीं बल्कि आज के पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन का डिस्क्लोजर है। आजकल देश की राजनीति में एक नया और खतरनाक ट्रेंड एस्टैब्लिश हो गया है कि भारत के फेवर में उठने वाले हर कदम, हर नीति और हर अचीवमेंट को कंट्रोवर्शियल बना देना। ऑपोजिशन का काम सरकार की नीतियों की कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना है, लेकिन जब ये क्रिटिसिज्म देश की अचीवमेंट को कमतर आंकने लगे तो मंशा पर सवाल उठना लाजमी। सोचिए कि विदेशी धरती पर डोनाल्ड ट्रंप जैसा कोई नेता ये कह दे कि भारत की इकॉनमी खत्म हो चुकी है, ये एक मरी हुई इकॉनमी है, तो देश के लीडर ऑफ ऑपोजिशन उसका सपोर्ट करने लगते हैं। उसके बाद जब भाजपा इसका मुद्दा बनाकर चुनाव जीत लेती है तो ईवीएम और इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठने लगते हैं। क्या लॉजिक है? जब इंटरनेशनल एजेंसीज भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ की तारीफ करती हैं तो विपक्ष उसे आंकड़ों की बाजीगरी बताता है, लेकिन कोई विदेशी नेता अगर नेगेटिव कमेंट करे तो उसे तुरंत सच मान लिया जाता है। अब कई पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ये कहने लगे कि भाजपा को सबसे बड़ा हथियार खुद कांग्रेस ही देती है। क्या देश की सेना के शौर्य पर सवाल उठाना सरकार का विरोध है? क्या विदेशी स्टेजेस पर जाकर भारत की डेमोक्रेसी को ऑलमोस्ट डेड घोषित करना सरकार का विरोध है? क्या भारत में बन रहे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे संसद भवन से लेकर हाईवे तक को केवल इसलिए खारिज कर देना क्योंकि उसका उद्घाटन अभी के प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, क्या ये सही है? कई एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि देश का ऑपोजिशन ये भूल जाता है कि भाई सरकारें आती जाती रहेंगी, लेकिन देश का गौरव परमानेंट होता है। हर पॉजिटिव स्टेप्स को एंटी बीजेपी चश्मे से देखने की जिद ने ही ऑपोजिशन को इस मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां ऑपोजिशन जाने अनजाने में एंटी इंडिया नैरेटिव का हिस्सा बनती दिख जाती है। दोस्तों, पॉलिटिक्स में विरोधियों को पछाड़ने के लिए क्रेडिबिलिटी सबसे बड़ा हथियार होती है, लेकिन आज ऑपोजिशन अपनी क्रेडिबिलिटी को अपने हाथों से खत्म कर रहा है। जब देश की जनता ये देखती है कि ऑपोजिशन हर उस चीज का आंख बंद करके विरोध कर रहा है जो भारत के इंटरेस्ट में है, तो जनता का भी ऑपोजिशन से मोहभंग हो जाता है। अभी रिसेंटली राहुल गांधी ने बोला कि पीएम मोदी और अमित शाह में दिमाग नहीं है और वो उनको पागल बना देंगे। क्रेजी, इनको हम मतलब पागल कर देंगे। कई पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये उनके आइडियोलॉजिकल बैंकरप्सी दिखाता है। अगर आप चुनाव हार रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि देश की जनता पागल है। यही बात आपके ऊपर भी लागू होती है ना भाई, कि आपकी तैयारी कैसी है कि जिनके पास दिमाग नहीं है आप उनसे ही लगातार हार रहे हो। तो दिमाग किस में नहीं है ये जनता तय करेगी। इसी तरह फॉरेन हेड्स ऑफ स्टेट जैसे इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी को बिना वजह भारत की डोमेस्टिक पॉलिटिकल डिस्कशन में घसीटना और प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाने के लिए अनपार्लियामेंट्री या नॉन सीरियस तरीकों का इस्तेमाल करना, यह साबित करता है कि विपक्ष के पास कोई ठोस नीतिगत मुद्दा नहीं बचा। जब विपक्ष राष्ट्रगीत का अपमान करता है तो भाजपा को खुद एकमात्र राष्ट्रवादी पार्टी के रूप में एस्टैब्लिश करने का और होने का मौका दे देता है, ऑफर दे देता है। जब अपोजिशन चुनाव हारने पर ईवीएम, चुनाव आयोग, जुडिशरी और देश की सभी इंस्टीट्यूशंस पर डिस्ट्रस्ट जताता है तो आम नागरिक ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या इस विपक्ष को देश की किसी भी व्यवस्था पर भरोसा है। ऐसे में एक आम न्यूट्रल वोटर जो शायद भाजपा की कुछ नीतियों से नाराज भी हो, वो नेशनल सिक्योरिटी, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड इंस्टीट्यूशनल स्टेबिलिटी के नाम पर अंत में भाजपा के ही पक्ष में वोट कर देता है। भाजपा के कई नेता मजाक में राहुल गांधी के लिए कहते हैं कि उनसे बड़ा स्टार कैंपेनर भाजपा के पास है ही नहीं। अब एक और एग्जांपल मैं देता हूं आपको। हमारे यहां पर ऑपोजिशन ने क्या किया, राहुल गांधी ने क्या किया कि ईवीएम को दोषी ठहराया, चुनाव आयोग को बिका हुआ बताया और यह बताया कि भैया वो सरकार को फायदा पहुंचाने के लिए इलेक्शन मैनिपुलेट करती है। लेकिन वहीं अमेरिका में पता है क्या हुआ, वहां पर चुनाव आयोग की तारीफ हो रही है। ये सुनिए डोनाल्ड भाई को। U.S. President Donald Trump has cited India's voter identification system while renewing his push for the Save America Act. Now, that is a legislation that seeks stricter voter ID and citizenship requirements in U.S. federal elections. यानी पूरे विश्व में चर्चा हो रही है कि भैया भारत जैसा इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी अपने यहाँ चुनाव कैसे करा लेती है। तो केस स्टडी है, इससे अमेरिका को भी सीखना चाहिए। और यहाँ पर भारत के ही अपने लोग जो कि इतने सालों तक सरकार में रहे, उनके घर के इतने लोग प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने सत्ताएं चलाई हैं, इस देश को रूल किया है, वो लोग आज इस इंस्टीट्यूशन पर सवाल उठा रहे हैं कि भैया इलेक्शन कमीशन मदद करता है सरकार की, न कि फेयर इलेक्शन कराता है। तो अब अमेरिका अगर आपको ये बोल रहा है कि भैया आपकी इकोनॉमी डेड है, खत्म है, उसको आप मानोगे। लेकिन अमेरिका ये बोल रहा है कि भैया आपके यहाँ का चुनाव आयोग सॉर्टेड है, बढ़िया है, एक नंबर है, हम उनसे सीखेंगे, तो इसको नहीं मानोगे? बताइए। बोलो बोलो, टेल टेल। खैर दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि इस पॉलिटिकल डेडलॉक और कड़वाहट का सोल्यूशन क्या है। एक्चुअली बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन है, मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क के रिस्पेक्ट में छिपा है। देश में डुओपोली या मोनोपोली नहीं है, ये एक डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क है जहां हर पार्टी का अपना रोल है। पर सवाल ये है कि क्या देश का ऑपोजिशन करने को तैयार है? विपक्ष को संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह एक मैच्योर रवैया अपनाना होगा। अगर देश के गृहमंत्री संसद में कोई जवाब दे रहे हैं तो उसे सुनना एक डेमोक्रेटिक जिम्मेदारी। वॉकआउट करना या शोरगुल मचाकर चर्चा से भागना कोई सोल्यूशन नहीं है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या चीफ जस्टिस जैसे पद किसी पर्टिकुलर पर्सन के नहीं बल्कि देश के होते हैं। इनको पब्लिकली रिडिक्यूल करना देश की इमेज को इंटरनेशनल स्टेजेस पर खराब करता है। क्रिटिसिज्म पॉलिसीज की होनी चाहिए, पर्सनल दुश्मनी की नहीं। वहीं कई एक्सपर्ट्स कहते हैं कि विपक्ष को यह समझना होगा कि 2014 के मैंडेट के बाद से भारत का वोटर बदल चुका है। वो अब गरीबी हटाओ के खोखले नारों से नहीं बल्कि डेवलपमेंट के ठोस विजन से अट्रैक्ट होता है। सरकार क्या गलत कर रही है सिर्फ ये बताने से चुनाव नहीं जीते जाते। सरकार से बेहतर आप क्या कर सकते हैं, ये ब्लूप्रिंट देश के सामने रखना होगा। जब तक विपक्ष ये डिसाइड नहीं कर लेता कि उसकी लड़ाई सिर्फ एक भाजपा से है, न कि भारत रिपब्लिक की आइडेंटिटी और उसके इंस्टीट्यूशन से, तब तक विपक्ष अपनी रेलेवेंस
रेलेवेंस वापस नहीं पा सकेगा। डेमोक्रेसी को एक मजबूत ऑपोजिशन की जरूरत है, लेकिन एक ऐसा ऑपोजिशन जो देश के साथ खड़ा हो, देश के खिलाफ नहीं। इस पूरे मैटर पर आपका क्या कहना है? वंदे मातरम इस गीत पर आपका क्या कहना है? इस गीत को लेकर जो नियम बने उस पर आपका क्या कहना है? वैसे आपकी बस मैं ओपिनियन जानना चाह रहा हूं कि अगर कोई इसका अपमान करता है तो आपके मन में सबसे पहले क्या विचार आता है? उसको सजा होगी, नहीं होगी, उसके ऊपर कार्रवाई होगी, नहीं होगी, वो बात की बात है। पर एक भारतीय होने के नाते आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताना। और अपनी लाइफ को अगर बेटर बनाना चाहते हैं, मेंटली और फिजिकली फिट रहना चाहते हैं, तो मिरेकल ऑफ माइंड इस ऐप को जरूर डाउनलोड करना। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। इसमें गाइडेड मेडिटेशन है सदगुरु जी के द्वारा, और इसे फ्री में करके आप अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। नाम याद रखिएगा, मिरेकल ऑफ माइंड। फ्री में डाउनलोड करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।